नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में हम जान रहे थे मोशन के बारे में, गति के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने जाना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, कौन कौन सी स्केलर कौन कौन सी वेक्टर कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर की जान बैकबोन को हम जानेंगे। और बैकबोन में क्या कहता हूँ इस चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के जो नियम होते हैं। गति के 3 नियम थे स्टूडेंट, कौन कौन से होते हैं बताइएगा। जब मैं पूछता हूँ बच्चों से तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर 3 नियम दिए, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा पहला, दूसरा और तीसरा? वो पहला, दूसरा और तीसरा क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, आइए हम उनको जानते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, हिंदी में कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए भैया। कौन कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं गति का प्रथम नियम। क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम। कि प्रथम नियम क्या होता है, इसी का एक दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ गैलीलियो। ऐसे भी लिखा मिलेगा लॉ ऑफ गैलीलियो, हिंदी में लिखा मिलेगा गैलीलियो का नियम। गैलीलियो भी एक वैज्ञानिक हुआ था। न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। और इसी को लिखा मिलेगा इनर्शिया लॉ, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन। या ये एक के ही नाम है, देख लो कितने नाम है ना, याद कर लेना इनको। जिसको कहते हैं गति के जड़त्व का नियम, या और भी हैं, हाँ सर और भी हैं, इनर्शिया लॉ ऑफ रेस्ट, ऐसे भी लिखा मिलेगा। विराम के जड़त्व का नियम। असल में जड़त्व का नियम होता है बस इनर्शिया लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी का दूसरा नाम होता है गैलीलियो का नियम, इसी का नाम होता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व में भी 2 होते हैं, गति के जड़त्व का और विराम के जड़त्व का नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है? बहुत आसान है, बेहद आसान है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको ना चलाया जाए, मूव ना किया जाए। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही बना रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसको मूव ना किया जाए। यस एंड नो? यदि एक बार वस्तु चल चुकी है तो वह जिंदगी भर चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसको बाह्य बल लगाकर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर नहीं रोका जाएगा। कैसे? आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मार्कर है, ये जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिंदगी भर, मतलब जिंदगी भर कब? जब तक मेरी जिंदगी है, समझ रहे हो ना? ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, मतलब समझ गए ना? बस हाँ, लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं ये बस ऐसे ही रहेगा, ये जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। क्यों? ये हिलेगा कब? जब मैं इसको हिलाऊंगा या किसी हवा के प्रेशर से। जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक ये ज्यों की त्यों बना। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में बना रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि बाह्य बल लगाकर ना चला जाए। यदि इस वस्तु को एक बार चला दिया, एक बार, मैं आपको यहाँ नीचे दिखा नहीं सकता वरना प्रैक्टिकल दिखाता, मैंने इसको फेंक दिया, यस एंड नो, तो ये कैसे जाएगा? मोशन में जाएगा। कि सर आपने तो बोला कि यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, जब तक कि बाह्य बल ना लगे तब रुक जाती है। यदि एक बार चल चुकी है, अगर इसको एक बार फेंक दिया तो नीचे चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि बाह्य बल लगाकर ना रोका जाएगा। मेरे सामने दीवार है, अब ये दीवार में टकरा कर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि दीवार में टकरा के रुक गया तो दीवार क्या होगी? बाह्य बल हो गया। कि सर दीवार भी ना हो ये तो तब भी रुक जाएगा कभी ना कभी, जब आप इसको नीचे फेंकेंगे। तब क्या होता है स्टूडेंट? हमारे फर्श के बीच, हमारी धरती के बीच, पृथ्वी के बीच एक फ्रिक्शन बल कार्य करता है। और फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल का एक आसान से शब्दों में बताऊं तो खुरदरापन।
वो अपोज कार्य करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, वही एक्सटर्नल बल बन जाता है, वही बाह्य बल बन जाता है। यदि एक वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, कब तक? जब तक कि बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि वस्तु मोशन में आ चुकी है तो वह मोशन में रहना चाहती है, कब तक? जब तक कि बाह्य बल लगाकर उसको ना चलाया जाए। देखा होगा एक साइकिल में पेडल मार देने के पश्चात साइकिल का कुछ दूरी तक अपने आप चलते चले जाना, देखा होगा ना, चलाई होगी साइकिल। जब साइकिल चलाते हैं तो पेडल मार दिया तो कुछ दूरी तक टायर के बीच में और उस फर्श के भी, अच्छा चलती चली जाती है मान लिया, फिर आगे रुक क्यों जाती है? किसी ने रोकी तो नहीं, तब भी रुकती है ना, पेडल मारना छोड़ देते हैं तो क्यों? क्योंकि होता क्या है कि उस टायर के बीच में और फर्श के बीच में एक फ्रिक्शन बल कार्य करता है जो उसकी अपोज फोर्स करता है और कुछ हवाओं का दबाव होता है उसको रोक देता है। पेपर में एग्जाम्पल बनते हैं यहाँ से, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, आपने देखा होगा। कभी आपने स्ट्राइकर से गोटी खेली होंगी, गोटियाँ में, कैरम बोर्ड, जब ऐसे गोटियाँ खेलते हैं तो आपने जमाई होंगी, जैसे 5-7 इधर जमा दी, 5-7 इधर। अब आपने स्ट्राइक वहाँ पे ऐसे करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि नीचे की गोटी तो निकल जाती है, बाकी ज्यों की त्यों ऊपर के ऊपर आके पड़ जाती हैं उसी के। क्यों? क्योंकि जिस पे फोर्स लगाई है, जिस पे बल लगाया गया है, वही मूव होना चाहती है, बाकी सभी रेस्ट में रहना चाहती हैं। जैसे एक एग्जांपल है, शीशे का गिलास लेना है ना, जैसे मेरे सामने एक गिलास है, इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, गत्ता रख दिया और उसके ऊपर 5 का सिक्का। अब मैं उस कार्डबोर्ड में ऐसे तेजी के साथ मारूं, अब जब मैं तेजी के साथ मारूंगा तो कार्डबोर्ड निकल जाएगा और 5 का सिक्का इसमें गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के सिक्के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट में नहीं, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, क्योंकि बल किस पे लगाया है? कार्डबोर्ड पे, इसलिए वो मूव हो जाएगा, सिक्का इसमें गिर जाएगा गिलास में। बात समझ आई होगी। पेड़ से टूटकर पानी कह रहा हूँ, पेड़ से टूटकर पत्तों का नीचे गिरना, फलों का नीचे गिरना, क्यों? क्योंकि बाह्य बल कार्य करता है, हिलते हैं, और ग्रेविटी कहाँ काम करती है? नीचे खींच लेती है। भीगे हुए कपड़ों से पानी की बूंदों का नीचे गिरना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। भीगे हुए कपड़ों से हवाओं का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और जैसे ही हवाओं का दबाव पड़ता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगती है, और वही ग्रेविटी के कारण कहाँ आके गिर जाती हैं? नीचे गिर जाती हैं। एक चादर या डंडे को पीटने से धूल के कणों का कहाँ गिरना? नीचे गिरना। फोर्स लगाई कंबल या चादर पे, धूल के कण में डिस्टर्बेंस होगा, वो निकलेंगे और ग्रेविटी उन्हें कहाँ खींच लेगी? नीचे खींच लेगी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। यस एंड नो? क्लियर है ना? अब इसमें एक जिक्र आता है स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने, जड़त्व का नियम। गति के जड़त्व का, विराम के जड़त्व या जड़त्व का नियम ही यही होता है। जड़त्व का नियम होता क्या है? देखिए, जड़, ये जो जड़त्व निकला है, ये जो इनर्शिया निकला है, जड़ शब्द से निकला है। कि व्हाट इज जड़? जड़ जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ें पेड़ को जिंदगी भर स्थिर करके रखती हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को स्थिर करके या मूव करके कौन रखता है? जड़। जड़त्व का नियम उसी शब्द से निकला है। इंडिकेट किया करें किसी भी चीज को। कैसे? आपने देखा होगा जब कभी आप किसी रेलगाड़ी से उतरते समय, जैसे रेलगाड़ी में चल रहे हैं आप, स्टेशन पर कभी उतरते हैं तो चलती हुई रेलगाड़ी से कभी कभी उतरना पड़ता है, सही है। जब चलती हुई रेलगाड़ी से आप उतरते हैं तो आपने देखा होगा उसके साथ साथ कुछ दूरी तक भागना पड़ता है। अच्छा, नहीं भागेंगे तो क्या होगा? बच्चे कहते हैं गिर जाएंगे। हाँ, गिर तो जाएंगे आप। नहीं भागेंगे तो भागना तब भी पड़ेगा जब हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके चोट लग जाएगी, आप गिर जाएंगे। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब कभी आप बस में बैठे होते हो, गाड़ी में बैठे होते हो, तो बस अचानक रुकती है तो किधर की तरफ धक्का लगता है? आगे की तरफ धक्का लगता है। और जब बस अचानक चलती है तो किधर की तरफ धक्का लगता है? पीछे की तरफ धक्का लगता है। ऐसा किसके कारण होता है? जड़त्व के नियम के कारण होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं बहुत ही आसान से शब्दों में। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। स्टूडेंट, होता क्या है, जब हम चलती हुई रेलगाड़ी से चल रहे होते हैं, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारी नाभि में होती है। अब जब हम चल रहे होते हैं तो हम जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो हमारा शरीर भी, हमारी बॉडी भी ट्रेन के साथ साथ मोशन में हो रहा होता है, मोशन में है। अब जैसे ही चल रहे हैं तो आपने जो शरीर का मोशन था, अब जैसे ही आप ट्रेन से उतरे, अब ट्रेन से उतरते समय आपके जो पैर हैं आप उनको रेस्ट में लाना चाह रहे हैं। जैसे ही आप उतरे तो पैर को रेस्ट में लाना चाह रहे थे, लेकिन शरीर तो किस में था? पूरा मोशन में था। तो एक साथ वो मोशन में नहीं लगता और आपको झटका लगता और आप आगे की तरफ गिर जाते हैं।
ऐसे ही जब आप बस में बैठे होते हैं, बस अचानक चलती है, जैसे मान लेते हैं बस में आप बैठे हैं, बस रेस्ट में खड़ी है, आप भी रेस्ट में, बस अचानक चलेगी। जब बस अचानक चलेगी तो आपका शरीर भी तो दौड़ेगा, तो बस के साथ साथ कौन दौड़ेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाभि से नीचे नीचे वाला पोर्शन है, नाभि से ऊपर वाला पोर्शन है, तो बस के साथ साथ कौन भागेंगे? पैर भी भागेंगे, और आपका शरीर कहाँ हो जाता है? पीछे की तरफ हो जाता है। जब बस में अचानक ब्रेक लगती है तो आपने देखा होगा, जब बस चल रही थी आपका शरीर भी चल रहा है, मोशन में है, वैसे तो रेस्ट में बैठे हैं लेकिन आपका शरीर भी मोशन में रहता है, चलते चलते किसी गाड़ी या बस में जब आप बैठे रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो नीचे नीचे वाला पोर्शन है, जैसे ही बस वाले ने ब्रेक मारी तो आपके पैर भी रुक जाते हैं, बट ऊपर वाला तो कैसा रहता है? मोशन में ही रहता है ना। तो उस समय आपका शरीर कहाँ, क्योंकि वो आगे की तरफ भी तो चल रही होती है, तो आपका शरीर चलते चलते किधर भागने की कोशिश करता है? आगे भागने की कोशिश करता है, और आपका शरीर किधर झुक जाता है? आगे झुक जाता है। क्यों? ये इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, इनर्शिया लॉ ऑफ रेस्ट के कारण होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट? ये विराम के जड़त्व का नियम है, यही गति के जड़त्व का नियम होता है। क्लियर है ना? घुड़सवार का केस आ जाए, रेलगाड़ी का केस आ जाए, बस का केस आ जाए, गाड़ी का केस आ जाए, सभी में क्या आएगा? इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? जैसे घुड़सवार अचानक चलता है तो किधर की तरफ धक्का लगता है? पीछे की तरफ, और जब अचानक रुकता है तो आगे की तरफ लगता है। क्लियर ना? ये सब एग्जाम्पल याद रखना। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। किसकी? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। बहुत आसान है, बेहद आसान है स्टूडेंट। गति का दूसरा नियम क्या होता है? बेहद आसान। पहला समझ आया होगा? देखो, गति का दूसरा नियम होता है स्टूडेंट F इज इक्वल टू ma। हम रट तो लेते हैं लेकिन समझते नहीं है सेकंड नियम को। तीसरा तो बहुत आसान है, आपने तो नेचर का नियम भी वो समझेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, क्या है? F इज इक्वल टू ma। कि सर F क्या होता है? जब हम F की बात करते हैं तो F का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल। M का मतलब होता है मास, और मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं, और यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। इसी नियम से हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, और बल का फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, F इज इक्वल टू ma। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जी मास क्या होता है। जितने भी आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो साइंस की भी कह देता हूँ, साइंस वाले बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मुझे आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा नो? देखिए, मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। मास, व्हाट इज मास? मास क्या होता है, बता सकते हैं कोई? मास क्या होता है स्टूडेंट? मास कांट बी चेंज। मास का मतलब होता है मटेरियल। ये मार्कर, ये पेन, इसका मास क्या है? जितने मटेरियल से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड मास। यदि इस पेन को मैं चंद्रमा पे ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? चंद्रमा पे ले जाऊं, क्या इसके मास में इसके मटेरियल, क्या ये कम हो जाएगा? ये ज़्यादा हो जाएगा? जितना है उतना ही तो रहेगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मास मतलब मटेरियल। अरे आपने सुना होगा, आपके देश की आम भाषा में, आपके जो भी वीडियो को देख रहा है, आपके कल्चर में कहता हूँ ना, मांस खाने। मतलब मांस खाने का मतलब है कि जो आपके शरीर के अंदर गोश्त है, जो मांस भरा हुआ है, यस एंड नो, वही मास होता है। क्या आप चंद्रमा पे जाओगे, कम हो जाएगा? वेट तो कम या ज़्यादा हो सकता है, वेट पे डिपेंड करती है ग्रेविटी, लेकिन मास पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास जितना है उतना ही रहेगा। यस एंड नो? तो याद रखना कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा सेम रहता है। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर बटे में समय, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जब, मतलब समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है। कैसे? इसको एक आसान से शब्दों में मैं अभी के लिए केवल इतना बताता हूँ आपको समझने के लिए। एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन शब्द निकला है ना, ये निकला है एक्सेलरेटर से। स्टूडेंट, प्यास लग रही है, 1 मिनट में पानी ले लेता हूँ, है ना? एक मिनट का वेट करिए, बहुत तगड़ी प्यास लग रही है।
क्लियर है? सही है ना? एक्सेलरेशन शब्द निकला है एक्सेलरेटर से। एक्सेलरेटर को हिंदी में बोला जाता है, एक्सेलरेटर क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आपने स्कूटर चलाया होगा, स्कूटी चलाई होगी या बाइक चलाई होगी, यस एंड नो? तो गाड़ी चलाई होगी, तो गाड़ी में एक्सेलरेटर कहाँ होता है? पैर पे, पंजे पे। और गाड़ी सॉरी बाइक या स्कूटर में कहाँ होता है? बाइक में कहाँ होता है? हाथ पे। उसी को तो एक्सेलरेटर कहते हैं। मतलब स्पीड में स्पीड का जुड़ना, एक तरह से स्पीड ही कह दूंगा मैं। स्पीड में स्पीड का जुड़ना ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, है ना? स्पीड में स्पीड का जुड़ना ही, वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। इसी में जिक्र होगा P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। P का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। M का मतलब होता है मास, और मास आप यहां भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द्रव्यमान। और V का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग। वेग आप अच्छा मास कांट भी चेंज, मास तो सेम रहेगा, वही सेम चीज है। यहाँ पे है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब चाल, भागना, दौड़ना, दिस इज वेग। यही तो होता है। जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा संवेग होगा। से का मतलब साथ, से का मतलब समझ रहे हो ना, साथ। वेग जिसमें साथ में, जिसमें मास और वेलोसिटी हो, दैट इज कॉल्ड संवेग। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा संवेग, उतना ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा वेलोसिटी। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा फोर्स, हाँ या ना? जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा वेलोसिटी, यस एंड नो? इन चारों चीजों में, ये जितनी भी 4, 5, 6 चीज आपको दिख रही हैं, क्या इनमें आपस में रिलेशन दिख रहा है आपको? स्टूडेंट मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, बड़े आसान से शब्दों में, बड़े सरल और व्यवहारिक तरीके से बताता हूं इसको। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए कैसे बताता हूं। इन चारों चीजों में एक ही रिलेशन दिख रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में स्पीड का जुड़ना, भागना, दौड़ना, चलना। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उतनी ज्यादा फोर्स होगी कि नहीं होगी? मान लेते हैं एक स्पीड चल रही है 10 की और एक स्पीड चल रही है 100 की। सामने दीवार है, गाड़ी से टक्कर मारी दीवार में, 10 की स्पीड में गाड़ी का बोनट टूट जाएगा, और 100 की स्पीड में हो सकता है दीवार कोई पार करके चली जाए। फिल्मों में देखा होगा। तो मतलब किसमें फोर्स ज्यादा थी? 100 वाली स्पीड में, क्योंकि त्वरण ज्यादा था। एक वेग वही तो होता है, त्वरण भी वही है, वेग भी वही है, फोर्स ज्यादा होगी, मोमेंटम भी ज्यादा होगा। चारों, अगर एक बढ़ेगा तो चारों बढ़ेंगी, अगर एक घटेगा तो चारों घटेंगी, हाँ या ना? यस एंड नो? वेग बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। अरे मोमेंटम, आपने डेली लाइफ में सुना ना, मोमेंटम बन रहा है इस समय। जैसे मैं अब कहूँ, मेरा इस समय बड़ा मोमेंटम बन रहा है पढ़ाने का, मतलब रिदम बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, स्पीड, फास्ट, तेज, यस एंड नो? एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो संवेग ज्यादा, यस एंड नो? अब सुनिएगा इनको मैं कैसे रिलेट करता हूँ आपस में। पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहां से, क्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन, एक खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। देखा होगा, जब ऐसे कैच पकड़ते हैं तो ऐसे ले जाता है, और जब ऐसे कैच पकड़ते हैं तो ऐसे ले जाता है, यस एंड नो? वो क्यों ले जाता है? वो ले जाता है संवेग की दर को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द रेट ऑफ मोमेंटम। किसकी दर को कम करने के लिए? संवेग की दर को कम करने के लिए, मोमेंटम की दर को कम करने के लिए। कि मोमेंटम की दर कम कैसे हो जाती है? जब हाथों को पीछे ले जाते हैं तो टाइम बढ़ जाता है स्टूडेंट, टाइम रेट बढ़ जाता है, समय की दर बढ़ जाती है। अगर आप सोच के देखो, जैसे मान लेते हैं, कहाँ ये रहा, देखो गेंद आई, आपके हाथ यहीं रहे तो गेंद टप्पा मारेगी, एक साथ फोर्स से आएगी। टाइम, अगर आपने हाथों को पीछे ले गए तो टाइम को बढ़ा दिया, और जैसे ही टाइम बढ़ जाता है तो संवेग अपने आप कम हो जाता है। कैसे समझते हैं इसको भी? जैसे क्वेश्चन बताना मुझे, इसी से समझ जाओगे। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो डेली, और आपकी बस आपको 15 मिनट में पहुंचा देती है उस जगह पे। ये ए बिंदु से बी बिंदु तक 15 मिनट में पहुंचा देती है कोई बस। एक दिन
आपको 30 मिनट लग गए। कितने मिनट? 30 मिनट। मुझे आप बताइए कि वो बस धीमे चली होगी या तेज चली होगी? कि सीधी सी बात है सर, धीमे चली होगी। 15 मिनट में आ जाते थे डेली, एक दिन 10 मिनट में ही पहुंचा दिया उस बस ने। सीधी सी बात है, तेज चली होगी या धीमे? कि सर तेज चली होगी। तो सीधी सी बात है कि जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब त्वरण ज़्यादा होता है, जब फोर्स, जब मोमेंटम ज़्यादा होती है तो समय कम लगता है। जब समय ज़्यादा होता है तो मोमेंटम अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो खिलाड़ी हाथों को पीछे की तरफ इसलिए जाता है संवेग की दर को कम करने के लिए, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, आप किसी दीवार से या छत से कूदो, कूदना नहीं है वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल। आप जब छत से कूदते हैं, फिर वही निकल रहा है, छत से कूदना नहीं है। कोई बच्चा जब छत से कूदता है या किसी दीवार से कूदता है तो आपने देखा होगा, एक तो फर्श है, ठोस फर्श है, पत्थर का फर्श है, और एक तरफ मिट्टी पड़ी है, तो किस में ज़्यादा चोट लगने की संभावना है? सीधी सी बात है कि सर मिट्टी वाले में कम लगेगी और जो फर्श है उसमें ज़्यादा लगेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि मिट्टी वाले में पैर कहाँ धंसेंगे? नीचे। जब पैर नीचे धंसेंगे तो वो टाइम क्या हो गया? बढ़ गया, और टाइम बढ़ गया तो संवेग अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीधी सी बात है। गाड़ी के जो शॉकर होते हैं, आपने देखे होंगे ना गाड़ी के शॉकर, वो जो शॉकर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर करते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम डिक्रीज हो जाती है, शॉकर नीचे जाते हैं तो टाइम रेट को बढ़ा देते हैं, और टाइम के बढ़ने से संवेग अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैंने अक्सर देखा है कि आजकल अच्छे से प्रयोग नहीं करते हैं बाइक वाले जो होते हैं ना, जल्दबाजी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समय किसके पास है? देखा होगा। पता है बाइक वाले कैसे करते हैं? मैंने देखा है, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, अब जैसे ही कोई दचकी आएगी, ब्रेकर आएगा, थोड़ा सा ऐसे उठ जाते हैं, वो बाइक निकल जाती है। अरे भाई साहब, इसका यूज़ कर लो जो कंपनी ने दिए हैं आपको। तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या आता है पेपर में? जो कांच के बर्तन होते हैं उन्हें कागज में लपेटा जाता है, भूसा सा भरा जाता है। धान के जो पूरे होते हैं आपने देखा होगा, या उनको थर्माकोल में लपेटा जाता है, थर्माकोल में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब अगर नहीं रखेंगे तो हिलेंगे डोलेंगे, जब रेडी वगैरह में होंगे तो उनके बीच में मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, संवेग ज़्यादा हो जाएगा। संवेग के ज़्यादा होने से वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, और फोर्स जाने से वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें कागज में लपेटा जाता है, उनके अंदर कागज भरा जाता है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर होगा स्टूडेंट? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो हम इसमें जिक्र करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये नेचर का भी नियम है और यही न्यूटन का भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हिंदी में क्या कहते हैं? गति का तृतीय नियम या तीसरा नियम। क्या होता है तीसरा नियम? बताओ। एक्शन का रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है समान एवं विपरीत दिशा में। क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है समान एवं विपरीत दिशा में। मतलब आप किसी को एक थप्पड़ मारो, बदले में क्या देगा? हो सकता है डबल रिएक्शन भी कर दे। क्यों? क्योंकि एक्शन का बदले में क्या होगा भैया? रिएक्शन होगा। आप एक गेंद लीजिए, उस गेंद को दीवार पे दे के मारिए, एक्शन किधर किया है? इधर, लेकिन बदले में कहाँ आएगी? वापस। क्यों? क्योंकि एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन होता है। क्लियर है? यहाँ से पेपर में एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। कैसे? एक बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक में झटका कहाँ लगता है? पीछे की तरफ, लेकिन गन की गोली कहाँ चलती है? आगे की तरफ। क्यों? एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है, आपने देखा होगा, नाविक नाव से उतरते समय नाव का पीछे की तरफ हटना और नाविक का आगे की तरफ चलना। नाव का चलाते समय जब आपने नदी या कहीं देखी होगी नाव, तो जो नाविक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है, चप्पू को किधर करता है? पीछे की तरफ। जिनसे चलाता है ना, नाव कहाँ चलती है? आगे की तरफ चलती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। स्विमिंग करते समय जब आप तैरते हैं तो हाथों को किधर ले जाते हैं? पीछे की तरफ। और आप कहाँ भागते हैं? आगे की तरफ। अगर हाथों को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आप आगे की तरफ हाथों को ले जाएंगे तो आप किधर भागेंगे? पीछे की तरफ भागेंगे। यहीं से पेपर में एग्जाम्पल बनता है स्टूडेंट, कुएं से, वेल से पानी खींचते समय आपने देखा होगा, जब आप कुएं से पानी
खींचते हैं, मतलब आप नहीं खींचते, पहले खींचते थे ना लोग, जब कुएं से पानी खींचते हैं और पानी खींचते 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 अगर वो डोरी टूट जाए, वो रस्सी टूट जाए, तो अचानक बाल्टी कहाँ गिरेगी? आगे, और आप में झटका कहाँ लगेगा? पीछे। क्यों? क्योंकि एक्शन कहाँ हुआ है? आगे, और रिएक्शन कहाँ होगा? पीछे। ऐसा तो नहीं है आप भी कुएं में दाग पड़ोगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। में चलता हूँ, कैसे चलता हूँ? एक पैर पीछे फोर्स लगाता है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, यस एंड नो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आता है रॉकेट का चलना। किसका चलना? रॉकेट का चलना। रॉकेट कहाँ भागता है? ऊपर की तरफ। फ्यूल कहाँ जलता है? नीचे की तरफ। जितनी तेजी से फ्यूल जलेगा उतनी तेजी से ऊपर क्या भागेगा? रॉकेट। क्यों? क्योंकि एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। लेकिन किंतु परंतु स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है कि जो रॉकेट का चलना होता है ना, वो पेपर में आता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग का संरक्षण इंग्लिश में बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है वैसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है संवेग, कंजर्वेशन संरक्षण का मतलब होता है इकट्ठा करना। पूरी की पूरी मोमेंटम को इकट्ठा किया हुआ है। जितनी तेजी के साथ फ्यूल नीचे जलता है उतनी तेजी के साथ कहाँ भागता है? ऊपर। बताऊंगा इसको मैं अलग से, एनर्जी के चैप्टर में आएगा, लेकिन याद रखना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना मिले तो वहाँ ये लाइन आपको लिखी मिलेगी, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। आप पैर से मारिए, लात मारिए किसी पत्थर पे, ऐसा तो नहीं है कि पत्थर में धंस जाएगा, अब वो टकरा के कहाँ आएगा? वापस आएगा। एक्शन का रिएक्शन। ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ऑफलाइन क्लास थी, तो मैंने बोल दिया कि एक गेंद मारिए, एक पत्थर में लात मारिए, आपका पैर पीछे की तरफ आएगा। लेकिन पीछे से एक लड़की पता है क्या कह रही थी? कि सर आपने पत्थर में तो लात मारी, पीछे आ गया, लेकिन इसी लात को गोबर में मार के देखा ना। सही तो कह तो सही रही थी कि भाई जब गोबर में मारेंगे तो कहाँ धंस जाएगा पैर? गोबर में। अब तो एक्शन का रिएक्शन नहीं हुआ, अब तो एक्शन ही एक्शन हो गया, बढ़िया वाला एक्शन हुआ। जी हाँ स्टूडेंट, होता क्या है कि ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा कि आप कार्य कर कहाँ रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक्शन का रिएक्शन कहाँ होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इसी अंदाज में फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नई कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो शायद यही चलेगा, इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ इसकी गैलीलियोज की इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में करवाऊंगा। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। शायद अगली क्लास में चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा और आपका साथ इतना ही था आज की क्लास में। ओके, थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।